बात उन दिनों की है जब मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में रहता था। एक बार अरब के 3 विद्वान बुखारा आए और बुखारा के बादशाह से मिलकर अपनी बुद्धिमत्ता का बखान करने लगे। बादशाह उन तीनों विद्वानों से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें कुछ इनाम देना चाहा, मगर उन विद्वानों ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हम पुरस्कार पाने की लालसा नहीं रखते हैं। हम तो यहां आपके राज्य के विद्वान से 3 सवाल पूछने आए हैं। जिस दिन हमें इन सवालों का जवाब मिल जाएगा उस दिन हम वापस चले जाएंगे। आपसे हमारी यही इल्तिजा है कि जब तक हमारे प्रश्नों के उत्तर न मिले तब तक आप हमारे रहने की व्यवस्था करवा दें। बादशाह ने तीनों विद्वानों के ठहरने का इंतजाम करा दिया और दूसरे दिन ही उन्हें अपने दरबार में बुलवाया ताकि वे दरबारियों को अपना सवाल पूछ सकें। दरबारियों से तीनों विद्वानों ने एक सवाल पूछे, मगर किसी विद्वान के प्रश्न का उत्तर कोई दरबारी नहीं दे सका। अब बादशाह को बड़ी लज्जा महसूस हुई। वह यह सोचकर दुखी था कि ये विद्वान जब अपने मुल्क लौटेंगे तब कहेंगे कि बुखारा में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो उनके सवालों का जवाब दे सके। बादशाह यह सोचकर पश्चाताप कर ही रहा था, तभी उसके दरबारी ने सलाह दी, हुजूर, आप इन विद्वानों के सवालों का जवाब देने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में क्यों नहीं बुलवाते? वह एक ज़हीन इंसान है, उस पर कुदरत का करिश्मा काम करता है। वह ऐसे 3 तो क्या 3000 सवालों के जवाब दे सकता है। अब अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। जब बादशाह को मालूम हुआ कि बुखारा में मुल्ला नसरुद्दीन नाम का एक ऐसा आदमी है जो इन विद्वानों के सवालों का जवाब दे सकता है, तब उसने चैन की सांस ली तथा दूसरे ही दिन मुल्ला नसरुद्दीन के पास दरबार में आने का न्योता भेज दिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन को जब बादशाह का पैगाम मिला तब वह हैरत में पड़ गया कि बादशाह को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसे बुलाने के लिए इस तरह पैगाम भेजा गया है। उसने पैगाम लाने वाले व्यक्ति से अपने बुलावे का कारण जानना चाहा। तब उसने कहा कि आपको क्यों बुलाया गया है यह बात तो बादशाह के सिवा कोई नहीं जानता, मगर मैं यह जानता हूं कि अरब से 3 विद्वान बुखारा आए हैं। आज तक उन विद्वानों के सवालों का जवाब कोई भी नहीं दे पाया है। भरे दरबार में उनके सवालों से सन्नाटा छा गया, तो हो सकता है कि बादशाह ने इसी सिलसिले में आपको यह पैगाम या न्योता भेजा हो। मुल्ला नसरुद्दीन की बात समझ में आ गई। उसने पैगाम देने वाले को कहा कि ठीक है, मैं कल दरबार में अपने गधे पर बैठकर आऊंगा और गधे पर बैठकर ही बातें करूंगा। यह शर्त यदि मंजूर हो तो बादशाह से कहना कि मुल्ला नसरुद्दीन आपकी सेवा में हाजिर है। अब मुल्ला नसरुद्दीन का पैगाम लेकर बादशाह का आदमी चला गया। बादशाह को जाकर उसने मुल्ला की शर्तें भी बताई। अब बादशाह के पास कोई चारा नहीं था। बादशाह करता भी तो क्या करता, उसे मुल्ला नसरुद्दीन की जरूरत थी। अब बुखारा की इज्जत का सवाल था। उसने द्वारपालों को सूचना भिजवा दी कि कल दरबार में एक व्यक्ति गधे पर सवार होकर प्रवेश करेगा, उसे रोका न जाए। दूसरे दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने अजीबो गरीब लिबास में गधे पर सवार होकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। वह विद्वान कम और मस्खरा ज्यादा लग रहा था। उसे देखकर दरबार में उपस्थित लोग हंसने लगे, मगर उनकी हंसी से अप्रभावित मुल्ला नसरुद्दीन ने बादशाह से कहा, अपने मन के बादशाह का सलाम बुखारा के बादशाह स्वीकार करें। बुखारा के बादशाह के लिए यह अभिवादन नया और दिलचस्प था। उसने गर्दन हिलाकर सलाम कबूल भी किया। फिर मुल्ला ने कहा कि फरमाइए जनाब, मुझे दरबार में हाजिर होने का संदेश किन कारणों से भिजवाना पड़ा? बादशाह ने कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन के ज़हीन इंसान होने की खबर मुझे मिली थी। हमारे दरबार में 3 विदेशी विद्वान आए हैं। उनके 3 सवालों का जवाब हमारे दरबारी नहीं दे पाए।
अब आपको बुखारा की तरफ से उन सवालों का जवाब देना है। मुल्ला नसरुद्दीन ने बादशाहों जैसे अंदाज में गधे पर बैठे बैठे ही कहा, सवाल पूछा जाए। बादशाह ने विद्वानों की ओर इशारा किया। विद्वानों में से एक ने पूछा कि पृथ्वी गोल है, यह सभी जानते हैं। हमें बताएं कि इस पृथ्वी का केंद्र कहां पर है। मुल्ला नसरुद्दीन ने बेझिझक कहा कि जिस गधे पर मैं बैठा हूं उसकी आगे की दाहिनी टांग के नीचे। अब यह जवाब उतना ही दिलचस्प था। उस विद्वान ने नसरुद्दीन से पूछा कि आपके कथन का प्रमाण क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। आप पैमाना ले लो और पृथ्वी को माप कर देख लो। मेरी बात अगर गलत निकलेगी तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। अब यह जवाब सुनकर वह विद्वान चुपचाप अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। उसके बाद दूसरा विद्वान उठा और मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं। अब मुल्ला ने तपाक से जवाब दिया कि मैं जिस गधे पर बैठा हूं उसके शरीर पर जितने बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं। विद्वान ने मुल्ला से पूछा कि इस गधे के शरीर के बाल आपने कब गिन लिए। मुल्ला ने सहज सा उत्तर दिया कि जब आपने आसमान के तारे गिने। अब उसकी यह बात सुनकर दूसरा विद्वान भी अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। अब तीसरे विद्वान की बारी थी। तीसरे विद्वान ने पूछा कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे गधे की दुम में जितनी बालें हैं उतनी ही आपकी दाढ़ी में बालें हैं। उस विद्वान ने कहा कि आपके कथन की सच्चाई का क्या प्रमाण हो सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने चिर परिचित शांत अंदाज में कहा, बहुत सरलता से मैं अपनी बात की सच्चाई प्रमाणित कर दूंगा। अपने गधे की दुम से एक बाल खींचकर मैं रखता हूं और आप अपनी दाढ़ी का एक बाल नोच कर रखें। यदि अंत में दोनों तरफ कोई बाल नहीं बचे तो मैं सच्चा और बच जाए तो मैं झूठा। कहें तो गिनती शुरू करें। अरे नहीं नहीं नहीं, आपने ठीक कहा, अब प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। यह कहते हुए वह विद्वान भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बादशाह अभी तक कुछ समझ नहीं पाया। वह कभी मुल्ला नसरुद्दीन को देखता और कभी तीनों विदेशी विद्वानों को। तभी तीनों विद्वान अपनी जगह से उठे और बादशाह से बोले कि बादशाह सलामत, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। बुखारा में बुद्धिमान लोग हैं, इसका प्रमाण हमें मिल गया है। ऐसे लोगों के कारण बुखारा की विशेष पहचान बनी रहेगी, ऐसा विश्वास हमें है। तीनों विद्वान की बात सुनकर दरबारियों को माजरा समझ में आ गया कि मुल्ला नसरुद्दीन ने उनके सवालों का जवाब जिस अंदाज में दिया है उससे उन विद्वानों का हौसला पस्त हो चुका है। पूरे दरबार में हर्ष ध्वनि की गूंज पैदा होने लगी। तीनों विद्वान बादशाह का अभिनंदन करके लौट गए। विद्वानों के जाने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने बादशाह से पूछा कि अब मुझे भी जाने की आज्ञा मिलेगी जनाब। बादशाह ने मुल्ला को ढेर सारा इनाम देकर अपने गले लगा लिया और कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन, आप हमारे बुखारा की शान हैं। आज इस दरबार में आपने जिस तरह से बुखारा की इज्जत को बुलंदियों पर पहुंचाया है उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। आशा करता हूं कि यह मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।